हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको समझते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति का जो पोस्ट है यह एक संवैधानिक पोस्ट है। कैसा पोस्ट है? संवैधानिक पोस्ट है। यह गैर संवैधानिक पोस्ट नहीं है। इसकी चर्चा संविधान में की गई है। ठीक है, तो इसकी चर्चा जो है, अब इसके पढ़ाने के पीछे वजह है कि अभी तत्काल में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, है ना। जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और नए राष्ट्रपति का चुनाव होने वाले हैं अभी। तो हम लोग राष्ट्रपति को जानते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति की जो चर्चा है अपने भारतीय संविधान, है ना, भारतीय संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है, संघ के अंतर्गत जो है इसकी चर्चा की गई है ना। तो भारतीय संविधान में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति है इसका पोस्ट लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पोस्ट लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में जो इसका जिक्र किया गया है वो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 52 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पोस्ट का जो है सो जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। और वो राष्ट्रपति क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा। क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा, है ना। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये कहता है आर्टिकल 53 यानी कि अनुच्छेद 53, है ना। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ना, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अब भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत के संविधान के जो कार्यपालिका होती है ना, तो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख हो जाएगा प्रधानमंत्री, है ना। अब राष्ट्रपति की अगर बात करें हम लोग तो राष्ट्रपति की थोड़ी सी बात करते हैं योग्यता की कि कौन राष्ट्रपति बन सकता है ना। कौन व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर विदेश के व्यक्ति को अगर नागरिक को अगर यहाँ राष्ट्रपति बना देगा तो वो क्या करेगा? इस देश को संकट में डाल देगा, है ना। वो कभी भी इसके हित के बारे में नहीं सोचेगा। तो इसलिए सबसे पहला जो शर्त है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, है ना। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। उम्र राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? 35 वर्ष चाहिए राष्ट्रपति के लिए उम्र। ठीक है, उसके बाद वह जो है किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। और लाभ का पद क्या होता है इसका निर्धारण करता है संसद। ठीक है, तो कौन होता है लाभ का पद और नहीं होता है इसको समझिए। तो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है या कहीं का मंत्री है ना, तो वो जो है लाभ का पद नहीं माना जाएगा, है ना। दूसरी योग्यता है राष्ट्रपति की कि वह जो है लोकसभा में चुने जाने के योग्य हो, है ना। लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, वो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकता है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति की योग्यता। अब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव है उस राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे इसके लिए है आर्टिकल 54 यानी कि 54, अनुच्छेद 54, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन आर्टिकल है? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा। तो इसके चुनाव में भाग लेगा लोकसभा,
है ना। कौन भाग लेगा? लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा भाग लेगा और विधानसभा भाग लेगा। ठीक है, और विधानसभा भाग लेगा। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिनको चुन करके भेजा गया है वही इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य में भाग नहीं लेंगे, है ना। उसके बाद जो दिल्ली है ना, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, है ना। ये 70वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है ये बात कही गई कि दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। क्लियर? तो इसमें जो है निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, है ना, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही उन सदस्यों को मनोनीत करता है। और ऐसे स्थिति में अगर मनोनीत सदस्य अगर भाग नहीं लेने लगेगा तो वो बिना कहे हुए ही क्या करेगा? राष्ट्रपति को मतदान दे देगा, यानी कि वोट दे देगा। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो है मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा कि लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को, लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को भर्ती करता है, और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को, जो कि कला से, साहित्य से, विज्ञान से, सब खेल से संबंधित है, वैसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में जो है सो भेजता है, और 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में, है ना। तो ये सबके निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मतगणना जो होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होती है। कैसे होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, है ना। और इसका जो वोट पड़ता है वो वरीयता क्रम में पड़ता है। कैसे पड़ता है? वरीयता क्रम में, है ना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति में 3 व्यक्ति खड़े हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। राष्ट्रपति के चुनाव में 3 व्यक्ति खड़े हैं, एक ए, बी और सी उम्मीदवार है, और वोट देने वाले मान लीजिए कि 10 या 12 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं वोट देने वाले, तो इनको वरीयता मिलेगी, यानी इनको जो बहुमत मिलेगा ये वरीयता क्रम में मिलेगा कि 1 नंबर पर किसको चूज करते हैं, वोट देंगे सभी व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को वोट देंगे। यानी कि 3 उम्मीदवार खड़ा है तो तीनों उम्मीदवार को सभी व्यक्ति वोट देंगे, है ना। और इसमें क्या होगा कि इसमें प्रायोरिटी होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, है ना। या कोई दे सकता है इनको थर्ड प्रायोरिटी, इनको फोर्थ, इनको थर्ड, इनको सेकेंड प्रायोरिटी, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी, या कोई दे सकता है इनको सेकेंड प्रायोरिटी, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी, इनको थर्ड प्रायोरिटी। तो इस तरीके से गणना होगी, है ना। और इसमें जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी आएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी की संख्या अगर जिसमें ज्यादा आती है उसमें वो जो है सो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत जाएंगे और वो राष्ट्रपति बनेंगे, है ना। हो सकता है कि इनमें गतिरोध भी हो जाए तो फिर दोबारा से भी चुनाव होगा। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। उसकी मतगणना, सभी का मूल्य जो है सो 1 होगा, ठीक है, मत मूल्य जो होगा सभी का 1 होगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है उसको हमने पढ़ा कि वो जो है संविधान का, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और प्रधानमंत्री जो होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के समझिए, अब राष्ट्रपति का वेतन जरा समझते हैं। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो वेतन अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए है मासिक, 5 लाख रुपया मासिक मिलता है राष्ट्रपति को वेतन, वो भी आय कर से मुक्त, है ना। आय कर से मुक्त होता है वेतन। और जब राष्ट्रपति, और उसके बाद उनको जो है सो आवास मिलता है और अन्य सहायता भत्ते मिलते हैं, वो भी मुफ्त में, ठीक है। उसके बाद जब राष्ट्रपति रिटायर कर जाएंगे तो रिटायर करने के बाद उनको 1.5 लाख रुपया जो है मासिक पेंशन मिलेगा, 1.5 लाख रुपया
मासिक पेंशन मिलेगा राष्ट्रपति को। अब आती है कि राष्ट्रपति, मान लीजिए कि अब राष्ट्रपति को कोई काम पड़ गया, वो अगर चाह रहे हैं इस्तीफा देना, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा कैसे देंगे? तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को, पहला है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लिखित सूचना दे देंगे, है ना। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। कई बार पूछा गया है सवाल, VVI सवाल है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे, है ना। और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। क्लियर? उसके बाद राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में भी उसका पद त्याग हो जाएगा। और एक है महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके भी उनके पद से उनको हटाया जा सकता है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि महाभियोग होता क्या है ना। तो महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। किसे लगता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है ना। और ये महाभियोग लगता कैसे है, इसको हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगता है। महाभियोग, महाभियोग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट, है ना। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति के ऊपर लगता है वो आर्टिकल 61 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है? आर्टिकल 61 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है ना। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग तभी लगेगा जब वह संविधान का अतिक्रमण करेंगे। संविधान का क्या करेंगे? अतिक्रमण। संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो लगेगा ये संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में, है ना। लोकसभा में भी लग सकता है और राज्यसभा में भी लगाया जा सकता है ना। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग संसद के किस सदन में लगाया जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों, डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो क्या बोलेंगे? दोनों में लगाया जा सकता है ना। लोकसभा में भी लगाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लगाया जा सकता है। ठीक है। अगर लोकसभा में महाभियोग लगता है, ठीक है, अगर लोकसभा में महाभियोग लगता है तो राज्यसभा उसकी जांच करेगी। तो कौन जांच करेगी? राज्यसभा उसकी जांच करेगी। ठीक है। और अगर राज्यसभा में लगती है तो लोकसभा उसकी जांच करेगी। और राष्ट्रपति को जो है 1/4 टोटल सदस्यों के 1/4 जो है सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगेगा तो उस एक पत्र पे जो टोटल सदस्य है, चाहे लोकसभा लगाए या राज्यसभा लगाए, तो लोकसभा जो है अगर लगाएगी तो अपने 1/4 सदस्य से लिखित रूप में उसका हस्ताक्षर लेकर के, और इसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना होगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ये लोग सूचना देंगे, है ना। और इसकी जो जांच है वो राज्यसभा करेगा। अगर लोकसभा में लगा है तो राज्यसभा जांच करेगा, अगर राज्यसभा में लगा है तो लोकसभा इसकी जांच करेगा। तो जब 14 दिन बाद राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे या खुद राष्ट्रपति स्वयं आएंगे तो वो क्या करेंगे कि इसकी वो अपना पक्ष इसमें रख सकते हैं। अगर उनका पक्ष सही है तो महाभियोग गलत साबित हो जाएगा, अगर उनका पक्ष गलत है, वो इसमें अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में अब जो दूसरा सदन है, जो जांच करने वाली सदन है, वह भी अगर 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत का मतलब हो गया कि 3 में से 2 गो, है ना, 3 में से 2 गो, 6 में से 4 गो, ठीक है, वो अगर बहुमत से पास कर देती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति उसी समय से अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे, अपने पद से हट जाएंगे, है ना। तो इन प्रक्रियाओं के तहत जो है महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है।
और राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति का उसमें साइन मैंने नहीं रखता है ना। किंतु बाकी जब अन्य अधिकारियों के ऊपर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनके ऊपर महाभियोग कहा जाता है, लेकिन महाभियोग वो होता नहीं है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया उसमें चलाई जाती है। महाभियोग शब्द संविधान में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है ना। और उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर अनिवार्य होता है, और इसमें जब महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, है ना, वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो सके और चैनल का भी भला हो सके। धन्यवाद।